केलं. ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस चिंतन सत्र में उपस्थित सभी श्रोताजनों को मेरा नमस्कार। हम सभी उपस्थित शिक्षण प्रेमी, भारत प्रेमी, चिंतनशील, कृतिशील, जिज्ञासु जन है। तभी तो हम इस चिंतन सत्र को हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और सहभागी हो रहे हैं। अभी जो ये राम विद्यापीठ का हम चिंतन सत्र को सुन रहे हैं, ये विद्यापीठ अमूर्त स्वरूप में ही है। इसको मूर्त रूप देना है, इस दिशा में हमें जाना है। इस दिशा में मार्ग व्यवस्था क्या हो सकती है, हम ताई के मार्गदर्शन में सुन रहे हैं, ताई से सुन भी रहे हैं और सहभागी भी हो रहे हैं। इस विषय को जानने के लिए सभी लोगों का चिंतन बढ़े, चर्चा, प्रश्नोत्तरी और सक्रिय सहभागिता बढ़े। इसलिए हमें इस चिंतन सत्र के अलावा हमें पुनरुत्थान विद्यापीठ के जो कार्य चल रहे हैं इसमें भी थोड़ा जानने की आवश्यकता है। कभी हम ऐसा भी रखेंगे कि विद्यापीठ के बारे में भी थोड़ा परिचय का सत्र भी रखेंगे। इसमें ये पुनरुत्थान विद्यापीठ जो कर रहा है, आज की जो राम विद्यापीठ की संकल्पना है, इसी दिशा में ऐसे तीनों विद्यापीठ है, राम विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ। ये तीनों विद्यापीठ के जो चिंतन सत्र चल रहे हैं, इसकी जो संकल्पना है, इसी को आधार पर विद्यापीठ आगे कार्य कर रहा है। तो इस कार्य को हम कृति रूप में समझे, चिंतन रूप में समझने के लिए हमें इस कार्य, विद्यापीठ के कार्य को भी हमें समझना चाहिए, ऐसी मैं सभी से आशा रखता हूँ। और दूसरा, अभी हमारी नियमितता कहीं हम देख रहे थे अभी पिछले दिनों में, तो उपस्थिति हमारी नियमितता बने, उपस्थिति में हम लोग सभी, क्योंकि हम इस विषय को, ऐसा बहुत गहन और विषय है ये गहन विषय को समझने के लिए हमारा नियमितता इस सत्र में बननी, यानी सभी सत्र में, जब भी जो भी सत्र में हम जुड़ रहे हैं, राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ या पितामही विद्यापीठ, तो तीनों में हमारी नियमितता बने, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी इस विषय को हम समझ पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आगे से हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, नियमितता हमारी बनाए रखेंगे। हमारा जो चिंतन सत्र का नित्य क्रम है, ताई का मार्गदर्शन रहेगा, इस विषय को रखेंगे। और हमारा अंतिम जो 15 मिनट होगा, हमारे प्रश्नोत्तरी, सुझाव, अभिप्राय जो भी हो हम रख पाएंगे। मैं ताई से निवेदन करूंगा कि इस चिंतन सत्र को आगे बढ़ाएं। राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी जिज्ञासु श्रोता जनों को सप्रेम सादर नमस्कार। गत सत्र में हमने थोड़ा विचार किया था कि राम विद्यापीठ में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स रहेंगे। अर्थात वो एक थोड़ा सा उल्लेख था, थोड़ा सा विचार था
कि हमारी शैक्षिक गतिविधियां और शैक्षिक स्वरूप कैसा रहेगा। वैसे उसी दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाए तो बहुत अधिक इसका विस्तार हो सकता है, परंतु हम संक्षेप में ही इसकी बात करते हैं या कर सकते हैं। इसलिए गत चिंतन सत्र में हमने उसके शैक्षिक स्वरूप का थोड़ा बहुत उल्लेख किया था, आगे और भी करेंगे, परंतु आज के सत्र में हम उसके एक दूसरे आयाम पर बात करेंगे। यह दूसरा आयाम है विद्यापीठ की अर्थव्यवस्था। अब आज जो मैं कुछ बातें करने वाली हूँ वे सभी श्रोताजनों को आज के समय में सर्वथा असंभव ऐसी ही लगेंगे। जब असंभव लगती हैं तो हम उन्हें अव्यावहारिक ऐसा भी कह देते, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ऐसा भी कहते हैं। अगर कुछ माने कि हाँ हाँ होना तो ऐसे चाहिए, परंतु तीसरा प्रश्न होता है, अरे कैसे हो सकता है, कौन करेगा, कोई मानेगा नहीं, कोई इससे सहमत होगा नहीं, कोई इसमें सहभागी बनेगा नहीं। ऐसे हम अपनी असमर्थता भी प्रकट करते हैं और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ क्यों ऐसा होना चाहिए, लेकिन दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और हम ऐसे पुराने ख्यालों में पुरानी बातें करेंगे, ये नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी सारी बातें हमारे मन में आ सकती हैं, सुनते सुनते भी आ सकती हैं, सुनने के बाद भी आ सकती हैं। इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि सहमति असहमति, संभावना असंभावना, सामर्थ्य असामर्थ्य, इन बातों को अभी जरा हम एक तरफ करके पहले केवल हमारे मुद्दे क्या हैं इसकी ओर ध्यान दें और फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर हमारा चिंतन हम आगे बढ़ाते जाएं। धैर्य पूर्वक कुछ भी निर्णय पर नहीं आना, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकालना और करना और सुनना या उसके ऊपर विचार करना। तो पहली बात है कि राम विद्यापीठ पूरे देश भर में विद्यापीठों की, महाविद्यालयों की, विद्यालयों की श्रृंखला चलाएगा, क्योंकि वह 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा और समग्र शिक्षा योजना को लेकर करेगा। तो उसकी संख्या भी बहुत होगी, विस्तार भी बहुत होगा। तो प्रश्न है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। सरकार से तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, राम विद्यापीठ चाहेगा भी नहीं, क्योंकि पहला मुद्दा है सरकार आधारित नहीं, शासन आधारित नहीं, समाज आधारित बनकर विद्यापीठ अपना योगक्षेम चलाएगा, अपना निर्वाह चलाएगा। और वो कैसे चलाएगा, तो उसके लिए पहले कुछ मूल बातें शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमें समझनी होंगी। पहला मुद्दा है शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए, फीस नहीं देनी पड़नी चाहिए पढ़ने के लिए। इस मुद्दे से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। अनेक लोगों की मानसिकता होती है कि जो निशुल्क मिलता है, मुफ्त में मिलता है, वो तो अच्छा नहीं होता, ये तो मूल्यवान नहीं होता, उसमें क्या रखा है। ऐसी मानसिकता आज बन गई है। कुछ लोगों की ऐसी नहीं है, परंतु अधिकांश लोगों की ऐसी बनती है कि निशुल्क जो भी मिलता है, मुफ्त मिलता है, वो मूल्यवान नहीं होता। इसी विचार से प्रेरित होकर आज सरकारी विद्यालयों में, जैसे सरकारी प्राथमिक विद्यालय निशुल्क ही चलते हैं, लड़कियों की शिक्षा निशुल्क चलती है, परंतु उसमें कोई नहीं जाता, कोई माने अपने आप को
अच्छे घर के मानने वाले लोग सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, जबकि उसी में सबसे अधिक क्वालिफाइड स्टाफ रहता है, तो भी नहीं भेजते हैं। अरे उसमें तो कैसे बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चों के संस्कार खराब होंगे, ऐसा ऐसा करके। परंतु ऐसा क्यों हुआ? जो धनवान लोग हैं, जो संभ्रांत अपने आप को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने सरकारी विद्यालयों का, सरकारी शिक्षा व्यवस्था का त्याग किया है। हम उसके कारणों में नहीं जाएंगे, परंतु मानसिकता क्या है? जो निशुल्क होता है, मुफ्त होता है, उसमें जाने लायक नहीं होता। ये एक मानसिकता है। दूसरा है निशुल्क शिक्षा की, निशुल्क जो चीज मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके प्रति हम कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको गंभीरता से नहीं लेते। ये भी अधिकांश लोगों की मानसिकता होती है। इसलिए आप निशुल्क बनाओ शिक्षा को, तो लोग इसे कैजुअली लेंगे, बहुत ही उसकी तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे। ये भी मानसिकता होती है। तीसरा, निशुल्क शिक्षा देंगे तो वो कैसे चलाएंगे? पैसा तो चाहिए, तो कैसे चलाएंगे? ये भी प्रश्न होता है। तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि निशुल्क शिक्षा को हम लोगों में स्वीकृत कैसे बनाएंगे, मानसिकता में उसकी प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। इसकी प्रतिष्ठा संचालकों में और शिक्षकों में नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक, दूसरा सिद्धांत है पढ़ाने के पैसे नहीं लेना, तो फिर अध्यापक बिना वेतन लिए कैसे पढ़ाएंगे? उनके योगक्षेम का क्या होगा? ये प्रश्न तो आएगा। अब शिक्षकों को भी, अध्यापकों को भी, विद्वानों को भी अपना भी पेट होता है, अपना जीवन होता है, अपना कुटुंब भी होता है, उनको भी, उनका भी पालन करना है, कुटुंबी जनों का। तो फिर वो कैसे चलेगा? वेतन तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा? पैसा तो चाहिए, ये बात सही है, परंतु पढ़ाने के पैसे नहीं लेना, ये इसके साथ मेल नहीं बैठता। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये दो बातें तो अहम है। पढ़ने के पैसे नहीं देने पड़ने चाहिए और पढ़ाने के पैसे नहीं लिए जा सकते, क्योंकि विद्या, अन्न, औषध, पानी, हवा आदि जीवन रक्षक बातें और संस्कार, ज्ञान, संस्कृति आदि से संबंधित बातें पैसे से क्रय विक्रय की जाने वाली बातें नहीं है। उसके पीछे का मानस ये है कि ये सब भौतिक पदार्थों से ऊपर की बातें हैं, परे हैं, इसलिए उनका मूल्य पैसे में नहीं आंका जाता, इसलिए वह अर्थ निरपेक्ष होनी चाहिए। इसके लिए शब्द सही है, अर्थ निरपेक्ष। पैसे के साथ उसका संबंध न जोड़ो, मूल्यमापन न करो। हम ये विषय पढ़ाएंगे तो ज्यादा शुल्क लेंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा शुल्क लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये गिनती ही ठीक नहीं है, इसलिए शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होगी। आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, प्राइवेट विद्यालय चलते हैं, उनके संचालक जो हैं वे भी कहेंगे कि हम चलाएंगे कैसे फिर? भवन और फर्नीचर, शिक्षकों का वेतन और अन्य सारी व्यवस्थाओं के लिए लगने वाला धन कहाँ से आएगा? हम आज तो कस्टमर वेंडर मॉडल के चलते प्राइवेट विद्यालय माने इन्वेस्टमेंट बन गया है। आज से 50-100 वर्ष पहले वह चैरिटी में आता था, समाज सेवा के रूप में गिना जाता था। आज तो वह इन्वेस्टमेंट बन गया है, इंडस्ट्री बन गया है, तो संचालक भी इसको मान्य नहीं करेंगे। परंतु सिद्धांत यह है कि शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए, तभी वह भारतीय बनेगी, नहीं तो भारतीय नहीं बनेगी।
तो आज भारतीय नहीं है, ये तो सीधी सीधी सी समझ में आने वाली बात है। अब भारतीय को भारतीय बनाए बिना हम अपने देश को भारतीय आधारों पर खड़ा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होना, ये सिद्धांत तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु तो फिर योगक्षेम कैसे चलेगा? जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका योगक्षेम कैसे चलेगा? गुरुकुलों में तो छात्र निवासी रहते थे, उनके भोजन निवास वस्त्र आदि की व्यवस्था कैसे होगी? आज भी अगर डे स्कूल्स चलते हैं, लोग छात्र घर से आते हैं फिर घर वापस जाते हैं, शिक्षक भी घर से आते हैं घर में वापस जाते हैं, तो तो भी उनके लिए सामग्री तो बहुत चाहिए, पुस्तकें चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, भवन चाहिए, आदि सामग्री तो बहुत चाहिए। वो सब कहाँ से आएगी? तो पहला सिद्धांत हुआ शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए। परंतु दूसरा है फिर कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे प्राप्त होगी, योगक्षेम कैसे चलेगा, ये दूसरा मुद्दा है। कल्पना ऐसी नहीं है कि पढ़ने पढ़ाने वाले लोग अभावों में रहे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ या मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो मेरा जीवन बिल्कुल दरिद्र, अभावों में, मेरे पास कपड़े ढंग के पहनने के लिए नहीं है, मेरी पत्नी के अंग पर कोई अलंकार ही नहीं है, मैं झोपड़ी जैसे घर में रहता हूँ, ऐसा नहीं होता। या छात्र भी जैसे तैसे, नीचे कोई बैठने के लिए आसन भी नहीं है और ढंग के पंखे नहीं है, ढंग की छत भी नहीं है, ढंग के कमरे नहीं है, ऐसे विद्यालय में नहीं पढ़ते। इसकी कल्पना ऐसी नहीं है कि अर्थनिरपेक्ष होगा तो सब अभावों में जिएंगे, नहीं। कल्पना ऐसी है कि शुल्क नहीं लेंगे या वेतन नहीं लेंगे तो भी अध्यापक और विद्वान लोग अच्छे से रह पाएंगे, सम्मानजनक स्वरूप में रह पाएंगे, अभावों में नहीं रहेंगे। बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए सामग्री भी जितनी चाहिए उतनी होगी, अच्छी होगी, अच्छे स्थान पर बैठकर पढ़ेंगे, सुंदर और स्वस्थ ऐसा वातावरण होगा। तो दूसरा सिद्धांत है कि अर्थनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था में, निशुल्क शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग अभावों में नहीं रहेंगे, दरिद्र नहीं रहेंगे। हाँ, कभी ये हो सकता है कि वे सादगी अपनाएंगे, परंतु सादगी कंपल्सरी नहीं अपनाएंगे, मिलता ही नहीं है तो सादे ही रहेंगे ना। ऐसी फोर्स्ड, उसके दबाव में, अभाव में सादगी अपनाना, ये सादगी नहीं है, ये तो दारिद्र्य है। तो स्वेच्छा से सादगी अपनाना ये एक अलग बात है, और अभावों के कारण से सादगी में रहना ये दूसरी बात है। दबाव में आकर, अभाव के कारण से लाचारी में विवश होकर सादगी अपनानी ही पड़ती है, वो तो दारिद्र्य है। तो भारतीय शिक्षा परंपरा में पढ़ने पढ़ाने वाले कभी दरिद्र रहे ऐसा नहीं है। हाँ, किसी किसी को स्मरण होगा कि बीच के कालखंड में वो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बने दरिद्र, पंतु जी और गरीब बेचारा, ऐसा कहा जाता था। ओ गरीब बेचारा ब्राह्मण, गरीब बेचारा शिक्षक, ऐसे बोला जाता था। परंतु वह हमारी व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश व्यवस्था ने ऐसा कोई समाज में विघटन और विचलन कर दिया कि ऐसे शिक्षक वर्ग पूरा अभावों में जीने लग गया और नौकर बन गया। परंतु यह भारतीय चित्र नहीं है। भारतीय व्यवस्था में जिसने स्वेच्छा से सादगी अपनाई है
विवशता से नहीं, समाज तो उनको अत्यंत उत्तम अर्थव्यवस्था में रखता है। ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की गई है। गुरुकुल कभी ऐसे अभावों में नहीं रहते थे। गुरुकुल हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? किसी भी विद्यालय के लिए। विद्यापीठ या गुरुकुल, ये महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, किसी के लिए हम गुरुकुल संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो पहला है, गुरुकुल अभावों में नहीं रहता। गुरुकुल में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी अभावग्रस्त नहीं रहते। दूसरा है, वे अत्यंत सम्मानजनक स्थान पर होते हैं। समाज में गुरुकुलों का स्थान श्रेष्ठ है। गुरुकुलों में पढ़ने पढ़ाने वालों का भी स्थान अत्यंत सम्मानजनक है। सम्मान भी अर्थनिरपेक्ष है। माने बहुत पैसा है इसलिए सम्मान नहीं, बहुत ज्ञान है इसलिए सम्मान है। ज्ञान की साधना कर रहे हैं, ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, इसलिए सम्मानजनक है। तो शिक्षकों का और छात्रों का गुरुकुलों का स्थान तो सम्मानजनक है। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की कल्पना की गई है। तो फिर अर्थव्यवस्था, हाँ, तीसरी बात है, ये गुरुकुल या ये विद्यापीठ चलाएंगे कौन? तो ट्रस्टीज नहीं चलाएंगे, सरकार नहीं चलाएगी, व्यापारी लोग नहीं चलाएंगे, उद्योगपति नहीं चलाएंगे। माने जिनका सत्ता और पैसे के साथ संबंध है, पैसे का ही व्यवहार होता है, सत्ता का ही व्यवहार होता है, ऐसे लोग विद्यालय नहीं चलाएंगे, गुरुकुल नहीं चलाएंगे। इसलिए भारतीय परंपरा में ट्रस्टियों की कल्पना नहीं है, शासन की कल्पना नहीं है, शासन के शिक्षा विभाग की भी कल्पना नहीं है। आज जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उद्योगपति लोग चलाते हैं, ऐसी कल्पना भी नहीं है। हम जब स्वायत्त शिक्षा की बात करेंगे तब इस मुद्दे पर अधिक चर्चा करेंगे, परंतु अभी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उतना ही उल्लेख करना पर्याप्त है कि चलाने वाले लोग पैसे वाले नहीं हैं, चलाने वाले लोग सत्ताशील नहीं है। इसलिए शासन और प्रशासन, उद्योग और व्यापार संचालन करने वाली एक ट्रस्टी की व्यवस्था, ये तो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई व्यवस्था है। वेद काल से लेकर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ऐसी कोई व्यवस्था शिक्षा में नहीं थे। मैंने 1835 के बाद 40-45 के तक आएंगे हम, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की समाप्ति तक आएंगे, तो वेद काल से लेकर तब तक शासन का कोई शिक्षा विभाग नहीं था, इसलिए शासन तो वह चलाएगा नहीं। और ट्रस्टीशिप 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, उसके पहले ट्रस्टी की सोसाइटी की व्यवस्था भी नहीं थी, और व्यापार करने वाले और उद्योग चलाने वाले तो इसकी कल्पना भी नहीं करते थे कि हम स्कूल चलाएंगे, ऐसा था ही नहीं। तो फिर ये चलाएगा कौन? तो विद्यापीठ चलाने की, गुरुकुल चलाने की जिम्मेदारी कुलपति की है, आचार्यों की है। तो शिक्षक, ये कुलपति हो या आचार्य हो, ये शिक्षक है, शिक्षक की है। और उनके पास जो छात्र पढ़ते हैं वे उसमें सहभागी होते हैं, सहयोगी नहीं, सहभागी होते हैं। तो गुरुकुल चलाने का दायित्व, उसकी अर्थव्यवस्था करने का दायित्व, उनका योग क्षेम संपादन करने का दायित्व शिक्षकों का और छात्रों का है। ये भारतीय व्यवस्था है।
ये कोर एलिमेंट हैं। मैं फिर से याद करवाती हूँ, सुनने वाले भी और इसके बारे में चिंतन करने वाले, व्यवस्था करने वाले भी कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है, शिक्षक कैसे कर सकता है। इस मामले में हम तुरंत शब्द प्रयोग करेंगे, शिक्षक बेचारा कैसे करेगा, या फिर और अधिक अच्छी तरह से बोलना है तो कहेंगे अरे शिक्षक पढ़ाएगा कि अर्थव्यवस्था करेगा, छात्र पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में सहभागी होंगे। अभिभावक तुरंत कहेंगे अपने बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अर्थव्यवस्था करने के लिए नहीं, अर्थार्जन करने के लिए नहीं। तो पहले तो ये इसको सिरे से नकारा जाएगा, परंतु नकारने से वह सही नहीं हो जाता। नकारने से उसका जो सिद्धांत है, मूल्य है, वो कम नहीं हो जाती। इसलिए हमको तो ये कैसे हो सकता है या कैसे होता था, आज हम जब कैसे हो सकता है का विचार करते हैं तो नए से कुछ नहीं विचार करना है, पहले तो परंपरा को याद करो, हजारों वर्षों से ये कैसे चलता था। अगर हजारों वर्षों से ये चलता था और गुरुकुलों की, विद्यापीठों की स्थिति भी अच्छी थी, उनका स्थान भी सम्मानजनक था और भारत ज्ञान निष्ठ और समृद्ध ऐसा देश था, बलवान, धनवान, ज्ञानवान, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, सुसंस्कृत ऐसा देश था, तो वो कैसे होता था इसकी पहले जानकारी ही केवल प्राप्त करेंगे तो हमें बहुत सारा मार्गदर्शन तो हमारी परंपरा से ही मिलेगा। उसके बाद बीच के 200 वर्ष भी नहीं हुए, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध देखो, 1850 के बाद की बात देखो तो अभी तो 200 वर्ष भी नहीं हुए हैं। 200 पौने 200 वर्षों में ये जो उलट पुलट हो गया है और हम ऐसा मानने पर आ गए हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, तो फिर हमें ही जरा अपनी बुद्धि को धार देना पड़ेगा कि हाँ, अरे जानो तो पहले कि कैसे होता था और फिर विचार तो करो कि ये कैसे उसके ऊपर ग्रहण लग गया, कैसे उसको कैसे अभारतीय व्यवस्था ने ग्रस्त कर लिया। और फिर अरे विचार करो, सामर्थ्य संपादन करो कि ये पौने 200 वर्ष के संकट को दूर कैसे करना। हजारों वर्ष की परंपरा एक तरफ है और पौने 200 वर्ष का संकट दूसरी तरफ है, और हम आज फिर यदि अपनी भारतीय परंपरा से ही जुड़ना चाहते हैं और फिर से भारतीय बनना चाहते हैं तो हमारे पास इतनी बुद्धि और इतना पराक्रम तो है कि हम ये कर पाएंगे। ऐसा विचार करके इस अर्थव्यवस्था के मुद्दे की ओर हमने देखना चाहिए। तो फिर इतनी पार्श्वभूमि के बाद अब हम आते हैं कि ये अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। विद्यापीठ बड़े बड़े बने, ये छोटे छोटे गुरुकुलों की बात नहीं है। तक्षशिला विद्यापीठ को तो हमको पता है कि हजारों छात्र पढ़ते थे, वह तो वैश्विक स्तर का ऐसा विद्यापीठ था। नालंदा ऐसा ही विद्यापीठ था, वो भी ऐसे ही चलता था, वो कोई सरकार की मेहरबानी से नहीं चलता था या उद्योजकों की मेहरबानी से नहीं चलता था। मेहरबानी शब्द विद्यापीठों के लिए है ही नहीं, विद्यापीठ ही समाज पर मेहरबान होते हैं, विद्यापीठों पर मेहरबानी करने वाला और कोई नहीं होता है। तो कैसे चला होगा, कैसे चलता था, ये जानना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो सामान्य अगर एक एक विद्यालय, इंडिविजुअल और कलेक्टिव ऐसे हम गुरुकुलों की बात करेंगे तो इसकी जो पारंपरिक व्यवस्था है उसमें 4 बातों का समावेश होता है। 4 बातों में पहली है, उसका टेक्निकल नाम है समित पाणी। ये 2 शब्दों का बना हुआ शब्द है। समित एक शब्द है, पाणी दूसरा शब्द है। समित का अर्थ है समिधा, पाणी का अर्थ है
हाथ, समिधा हाथ में लिए हुए उस व्यक्ति को कहते हैं समित पाणी। समिधा क्या है? यज्ञ करते हैं, उसमें जब हम होम करते हैं तो उसमें अन्य द्रव्यों के साथ साथ लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं। इस लकड़ी के टुकड़े को समिधा कहते हैं। यही यज्ञ में जो हवि द्रव्य होते हैं उसमें ये समिधा मुख्य भाग होती है। तो समिधा हाथ में लिए हुए। व्यवस्था क्या है या रिवाज क्या है? छात्र जब प्रवेश के लिए गुरु के पास आता है तब हाथ में समिधा लेकर आता है और गुरु के चरणों में अर्पण करता है और प्रवेश की अनुमति मांगता है। अब ये मैंने कहा ना कि ये रूप प्रतीकात्मक है। हमारी परंपरा भी है कि जब बड़ों के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, साधु सन्यासी के पास आश्रम में जाते हैं, इवन किसी के घर भी जाते हैं, तो हाथ में कुछ लिए बिना नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते। तो इसी परंपरा का एक हिस्सा है कि अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाना है तो हाथ में कुछ लेकर जाओ। जो हाथ में लेकर जाना है उसको समिधा कहते हैं। ये रूपकात्मक है। इसका क्या अर्थ है कि गरीब से गरीब छात्र भी समिधा तो हाथ में लेकर आ ही सकता है, इसलिए उसी को स्टार्टिंग पॉइंट बनाया कि हाथ में कुछ नहीं तो समिधा लेकर जाओ। परंतु कुछ लेकर आना है, मैंने क्या लेकर आना है? तो छात्र के माता पिता की हैसियत के अनुसार लेकर आओ। ये प्रवेश शुल्क नहीं है, गुरु तय नहीं करता है, गुरुकुल के नियम नहीं है कि इतना प्रवेश शुल्क होगा। यह देने वाला तय करता है। देने वाला सम्मान की भावना व्यक्त करने के लिए तय करता है कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना। तो फिर कितना लेकर जाना? अपनी हैसियत से लेकर जाना। राजा का बेटा होगा तो राजा की हैसियत से लेकर आएगा। वह हाथ में भले ही समिधा हो परंतु साथ में बहुत कुछ संपत्ति होगी राजा की हैसियत के अनुसार। तो ये समित पाणी होकर आना, ये सम्मान दर्शाने का एक रिवाज है, परंतु उसका आर्थिक इम्प्लीकेशन भी है। समित पाणी से प्राप्त हुए जो भी पदार्थ हैं, जो भी धन है, उससे विद्यापीठ का या गुरुकुल का निर्वाह चलता है। परंतु निर्वाह चले इस हेतु से समित पाणी होकर लोग नहीं आते। तो ये जो एक वैल्यू है कि आप पैसे की ओर मत देखो, भावना की ओर देखो। भावना की ओर देखोगे तो संबंध भी अच्छे रहेंगे, परस्पर सम्मान और स्नेह भी रहेंगे और अर्थ की व्यवस्था भी हो जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था तो करना, परंतु भावना, सम्मान, स्नेह आदि को पहला क्रमांक देना और जो समिधा के रूप में जो भी धन लेकर आते हैं उसको गौण स्थान देना। भले ही उससे योगक्षेम में योगदान होगा उसका। तो ये जो समित पाणी की व्यवस्था है वह एक व्यवस्था है गुरुकुल के योगक्षेम की, परंतु वह तो वन टाइम है। प्रवेश तो एक ही बार होता है, फिर तो वह 12-15 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ने वाला है या विद्यालय में अध्ययन करने वाला है। भले ही रोज आए और रोज जाए तो भी 12 वर्ष तो पढ़ेगा, 15 वर्ष तो पढ़ेगा। अगर हायर एजुकेशन की भी व्यवस्था है तो 20 वर्ष तक तो पढ़ेगा। तो ये जो 12, 15, 17, 20 वर्ष तक पढ़ेगा उसमें प्रवेश शुल्क तो एक ही बार देना है। तो फिर ये बहुत थोड़ी सी राशि होगी, थोड़ा सा हिस्सा होगा, परंतु होगा जरूर। ये इसलिए कि जो पढ़ने के लिए आते हैं
उन छात्रों के माता पिता के मन में सम्मान के साथ साथ यह व्यावहारिक विचार भी रहता है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को और आचार्यों को खाना पीना भी होता है, इसलिए हमारा उसमें योगदान रहना चाहिए। और इस भावना से जब होता है तब कैसा होता है विचार, जितना अधिक दे सके उतना दो, जितना अधिक दे सके उतना दो। तो हमारी हैसियत तो है ही, साथ साथ में अधिक देने का भाव भी है। तो पहली बात तो ये कि समित पानी ये गुरुकुलों की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। दूसरा है गुरु दक्षिणा। ये तो शब्द हमने बहुत सुना है, बोला है, पढ़ा है, और कभी कभी हमने भी इसका प्रयोग किया है। गुरु दक्षिणा हम देते ही हैं। संघ के लोगों को गुरु दक्षिणा क्या होती है पता है। पढ़ने के बाद हम अभी भी गुरु दक्षिणा कभी कभी कई कई संस्थानों में देते ही हैं। तो ये गुरु दक्षिणा क्या है? हम पढ़े तब तो निःशुल्क पढ़े, परंतु अब हम अर्थार्जन करते हैं तो फिर गुरुकुल का विचार तो आना ही चाहिए, हमें वापस तो देना ही चाहिए। गुरु के पास पढ़े हैं तो गुरु का ऋण हमारे पर है, इसलिए वह चुकाना चाहिए। हम मुफ्त में कुछ भी नहीं रख सकते हमारे पास, ये विचार एक है। अब इस गुरु के ऋण को ऋषि ऋण कहते हैं। ऋषि ऋण क्या है? दो प्रकार से होता है। एक है जो ज्ञान हमने संपादन किया है गुरु से, उस ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग करना, समाज के जीवन में अपने ज्ञान का उपयोग करके योगदान करना। तो अपने ज्ञान का उपयोग इस प्रकार से करना कि हमारा अपना भी भला हो, अपना भी जीवन ज्ञाननिष्ठ बने और समाज को भी ज्ञाननिष्ठ बनाने में उसका योगदान हो। तो ये करेंगे तो ऋषि ऋण से मुक्त होंगे, ये नहीं करेंगे तो ऋषि ऋण तो हमारे पर बना ही रहेगा। ऋषि ऋण से जो मुक्त करने का प्रयास नहीं करता उसका ज्ञान मिथ्या भी हो जाता है। आज हम देखते ही हैं कि हम ज्ञान संपादन तो किया परंतु वह सार्थक रूप में प्रयोग में नहीं आता, अतः मिथ्या ज्ञान होता है वह। तो एक तो ऋषि ऋण, हम अपने ज्ञान का उपयोग सदुपयोग करने में है, ऋषि ऋण से मुक्त होने का एक उपाय है। ऋषि ऋण से मुक्त होने का दूसरा उपाय है, और कदाचित बहुत अच्छा उपाय है और अनिवार्य उपाय है, हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो दूसरों को दो। अर्थात पढ़े हैं तो अब पढ़ाओ। तो ये तो बहुत ही अच्छा उसका रास्ता है। ऋषि ऋण से मुक्त होने का दूसरा उपयोग है अध्यापन करना। और तीसरा है जो व्यावहारिक दृष्टि से बिना उसके बहुत चर्चा किए सभी छात्रों के मन में, हृदय में होता था, गुरुकुल को स्मरण में रखो, गुरुकुल में कभी वापस भी कभी कभी जाओ, गुरुकुल और गुरुकुल की चिंता करो, गुरुकुल के योग क्षेम को भी विचार में रखो। अरे जिस गुरुकुल में हम पढ़े हैं उसका योगक्षेम तो अच्छी तरह से चलना ही चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि मैं अर्थार्जन करता हूँ और बहुत अधिक अच्छी तरह से रह रहा हूँ और मैं जिस गुरुकुल में पढ़ा वह गुरुकुल अभावों में रहेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? ये विचार छात्रों के मन में रहना अत्यंत स्वाभाविक है। और जब निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की है, गुरुओं ने पूर्ण मनोयोग से हमें पढ़ाया है और गुरुकुल ने अब हमारे योगक्षेम की चिंता की है, सुरक्षा में रखा है,
उस गुरुकुल का विचार छात्रों के मन में नहीं आएगा, ये कभी मानवीय दृष्टि से संभव ही नहीं है कि उसकी तो हम चिंता करेंगे ही। इसलिए गुरु दक्षिणा ये बहुत प्रचलित और बहुत ही स्वाभाविक ऐसा रिवाज था। जो छात्र पढ़कर जाते हैं, गृहस्थ बनते हैं और अर्थार्जन शुरू करते हैं, वे गुरु दक्षिणा देते हैं। कितनी देते हैं? अपने मनोभाव के अनुसार और अपनी हैसियत के अनुसार। गुरु नहीं मांगते, गुरुकुल नहीं मांगता, परंतु छात्र दिए बिना रहता भी नहीं है। इसलिए गुरु दक्षिणा भी समित पाणी की तरह छात्रों से प्राप्त होने वाला अर्थ सहयोग है। अर्थ की दृष्टि से ये सहयोग है, परंतु यह भी वन टाइम है। समित पाणी वन टाइम है, ऐसे गुरु दक्षिणा भी वन टाइम है। वह वन टाइम न रहे ऐसा विचार हम कर सकते हैं, परंतु परंपरा में जो है वह वन टाइम होता है। परंतु विद्यापीठों का निर्वाह योगक्षेम उससे चलता है। आज समित पाणी की व्यवस्था प्रवेश शुल्क में बदल गई है। गुरु दक्षिणा की तो व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो शुल्क दिया हुआ होता है। इसलिए विद्यालय से गए, अध्ययन पूर्ण हो गया, तो अब विद्यालय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तीसरा, इतने अधिक प्रकार के विद्यालयों में पढ़े हैं, प्राइमरी में कहीं और, माध्यमिक में कहीं और, महाविद्यालय में कहीं और, विश्वविद्यालय कहीं और, रिसर्च कहीं और, ऐसे इतने अनेक प्रकार के विद्यालयों से हम छात्र का संबंध बनता है कि किस विद्यालय को गुरु दक्षिणा दे। तो एक तो ये भी नहीं निश्चित, और शुल्क तो दे दिया, अब क्या है, विद्यालय का क्या है? अब तो हमें आगे का जीवन का विचार करना है, इसलिए गुरु दक्षिणा की संकल्पना भी नहीं है। परंतु इनके बारे में हमें पुनः विचार करना चाहिए, समाज मानस में इसको बिठाना चाहिए। और गुरु दक्षिणा की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो छात्र ही, हम स्वयं जिन विद्यालय में पढ़े हैं, विद्यालयों में पढ़े हैं, उनके योगक्षेम की चिंता सम्मान से, आत्मीयता से और व्यावहारिक पद्धति से करें। तो ये जो दो व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में हमें युगानुकूल, भले ही हम युगानुकूल कहें, आज भी छात्र और शिक्षक के संबंध को पुनर्व्यवस्थित तो करना ही होगा। आज भी भावना को पुनर्जागृत तो करना ही होगा, और आज भी व्यवस्था को पुनः कैसे बिठाएं, इसका विचार भी करना ही होगा। उसके मूल में निःशुल्क शिक्षा, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था, इसका सिद्धांत भी ध्यान में लाना ही होगा। परंतु बात ध्यान रहे, ये वन टाइम व्यवस्थाएं अभी तो हैं। समित पाणी तो कभी वन टाइम से ऑल टाइम नहीं हो सकती। गुरु दक्षिणा वन टाइम से ऑल टाइम हो सकती है, यदि हम उसका विचार उस रूप में करें तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के इस आज के चिंतन सत्र में हमने कुछ मूल सिद्धांतों की और दो व्यवस्थाओं की बात की है, परंतु और भी दो व्यवस्थाएं हैं जो इनसे बढ़कर हैं। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। वैसे सभी व्यवस्थाओं का विचार एक सत्र में हो जाता तो पूर्ण विषय एक साथ आ जाता, परंतु तो फिर उसका थोड़ा बहुत भी विस्तार जो करने की आवश्यकता है वो नहीं होता। इसलिए हम 2 सत्रों में, और आवश्यकता पड़ी तो 3 सत्रों में इस अर्थव्यवस्था का विचार पूर्ण करेंगे। आप भी इसमें चिंतन करते रहिए। और विधायक चिंतन में किसको कहती हूँ? अरे ये तो कैसे संभव है, ताई तो बात करेंगी, परंतु आज कोई मानने वाला है क्या? ऐसे नकारात्मक पद्धति से नहीं। हजारों वर्षों से जो होता आया अपने देश में, वो आज क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है।
इसका विचार हमें करना है। भले आज के आज नहीं, चिंतन सत्र आज सुना और कल से हो गया, ऐसा नहीं होगा, उसको थोड़ा समय लगेगा, परंतु ऐसा विधायक दृष्टि से हमारा चिंतन भी 15 दिन तक चलता रहे, ताकि और अच्छे मानस से हम अगले सत्र में सहभागी बन सके। इतना ही कहकर मुझे लगता है समय हो गया है, तो आज का विषय मैं पूर्ण करती हूँ। जिज्ञासा के लिए, सुझाव के लिए, अभिप्राय के लिए शेष समय है। हरिओम। जी, अभी 15 मिनट है हमारे पास इस सुझाव, अभिप्राय और प्रश्न के लिए। हम हैंड राइज करेंगे, मैं नाम बोलूंगा, वो अपने प्रश्न रखेंगे, सुझाव रखेंगे, अभिप्राय रखेंगे। जागृति बेन। नमस्ते ताई। नमस्कार। मैं जागृति अहमदाबाद से। हाँ जी। शायद मेरा प्रश्न ठीक है कि नहीं ये भी आप बताना कि ठीक है। जैसे गुरु दक्षिणा की बात है, समित पाणी तो वन टाइम ही है, गुरु दक्षिणा है तो कई बार ऐसा भी देखा है कि साल में 2-3 दिन ऐसे तय किए जाते हैं, उस दिन गुरु दक्षिणा दी जा सकती है। तो इन दिनों के सिवा अगर गुरु दक्षिणा भी आती है तो वो ठीक है कि नहीं? और दूसरी बात ये भी है कि अगर गुरु दक्षिणा आती है तो जैसे अर्थ आता है तो उसके संचालन का भी कुछ होता होगा, तो जैसे शिक्षा, हाँ, तो शिक्षा और व्यवस्था दो अलग तो नहीं है, तो क्या, हाँ, तो उसका संचालन वही करता है जो शिक्षा संभालता है? बिल्कुल, शिक्षक ही करेगा इसका, व्यवस्था के लिए और कौन? आप घर चलाते हैं तो अर्थार्जन भी आप ही करते हैं, और भोजन भी आप ही बनाते हैं, और खर्च भी आप ही करते हैं, बजट भी आप ही बनाते हैं, घर भी आप ही बनवाते हैं या खरीद करते हैं। तो जो घर चलाता है वो घर के सारे काम करता है, ऐसे जो गुरुकुल चलाता है वो गुरुकुल के सारे काम करता है। उसमें ज्ञान और अर्थ अलग नहीं होगा, अर्थ की व्यवस्था दूसरा करे, ज्ञान की व्यवस्था दूसरा करे, ऐसे नहीं होता। और वो गुरु दक्षिणा वर्ष में 2 बार 3 बार कैसे दी जाए, वो गुरुकुल स्वयं तय करे। ऐसा कोई बाहर का, देखो स्वायत्तता की चर्चा हम आगे करेंगे, परंतु स्वायत्त व्यवस्था ऐसी होती है कि बाहर कहीं हमको निर्भर नहीं करना है, दूसरों ने हमारी व्यवस्था नहीं बनाकर देनी है, हम ही करेंगे, जैसा अनुकूल होगा वैसा करेंगे। जी। स्नेहा मिश्रा जी। ताई नमस्ते, मैं देवाशीष रांची से। हाँ जी। हाँ, एक प्रश्न है छोटा सा कि आप साक्षात गुरु स्वरूपा है, तो जब एक साथ आप 50, 100, 1000, 2000, 5000 व्यक्तियों तक एक बिंदु को, एक तत्व को, एक विचार को जब समक्ष रखती हैं, तो कैसे सुनिश्चित करें कि जिस तत्व को, जिस विचार को आपने प्रेषित किया वह उसी स्वरूप में उतने उस स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल तक पहुंच जाए? मतलब क्योंकि कई बार मैं देखता हूं जो विचारक विचार रखते हैं, तो जो श्रोता होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो विभिन्न विभिन्न तरह से उसको पकड़ के, समझ के और उस तरह से फिर आगे बढ़ जाते हैं। और ये मैं आपके सत्रों में भी देखता हूँ कि आप जो बिंदु रखती हैं उसके किसी दूसरे छोर को किसी ने पकड़ा, किसी ने कहीं को पकड़ा, तो इसमें गुरु का रोल कैसे सुनिश्चित हो? क्योंकि सामान्य जीवन में भी ये विषय हमारे पास आते हैं, जब हम विचार रखते हैं तो कैसे पूरी तरह वो आगे जाए? हाँ जी। वैसे लेने वाला, जो ग्रहण करने वाला है, उसके ऊपर ही यह सब निर्भर करता है। दूसरा, देने वाला माने शिक्षक या आचार्य और छात्र, वो पढ़ने वाला है, उन दोनों का जितना निकट संबंध होगा उतना शिक्षक सुनिश्चित कर पाता है, जितना दूर का संबंध होगा उतना वो सुनिश्चित नहीं कर पाता है। मैंने कभी मिले भी नहीं है,
कभी देखा भी नहीं है, कभी जिसके साथ संवाद भी नहीं किया है, जो दूर से सुनता है, अप्रत्यक्ष रूप में सुनता है, वो तो सुनने वाले के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो क्या ले रहा है, कैसे समझ रहा है, क्या बोल रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, ऐसा तो बनता ही है। इसलिए हमारे यहाँ प्रबोधन है वो सार्वत्रिक होता है, बहुसंख्य ऐसा होता है। कभी गंभीर तत्व ऐसे दूरस्थ और हजारों लोगों के सामने नहीं बताए जाते। अभी गंभीर तत्व भी है तो कहानी के रूप में, घटनाओं के निरूपण के रूप में, सामान्य भाषा में, व्यवहार की भाषा में ऐसे अनुदित करके फिर प्रस्तुत किए जाते हैं। सूत्र के रूप में, सिद्धांत के रूप में नहीं प्रस्तुत किए जाते, क्योंकि लेने वाले जो हैं, सुनने वाले हैं, वो सुनाने वाले के नजदीक नहीं होते। उसको नहीं समझ में आता कि वो लेने वाला उसका मनोभाव क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका सामर्थ्य कैसा है, उसकी नीयत क्या है, ये सब समझ में नहीं आता। ऐसे सिद्धांत, सूत्र, गंभीर बातों के लिए उपनिषद पद्धति ही है कि साथ में बैठकर पढ़ो, आमने सामने बैठकर पढ़ो, जिज्ञासु बनकर पढ़ो, जिसमें पढ़ाने वाले को पूर्ण पता है, अंतर्बाह्य वो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को जानता है। ऐसे हमारे यहाँ विभिन्न विभिन्न पद्धतियां हैं। शिक्षा, शिक्षा उपनिषद पद्धति से अध्यापन, उस वहां से लेकर पुराणों में जो कथाओं के माध्यम से लोक प्रबोधन तक की विभिन्न श्रेणियां हैं। तो जब आपने जैसे 5000 संख्या का उल्लेख किया, वो तो प्रबोधन हो सकता है। हाँ, प्रबोधन भी सिद्धांत पर आधारित ही होता है। माने उपनिषद पद्धति से पढ़ाए जाने वाला, सिखाए जाने वाला सिद्धांत या तत्व अलग, और प्रबोधन के लिए जो कहानी बताई जाती है उसका तत्व अलग, ऐसा नहीं होता। इसी को कहते हैं, एक तरफ वेद है, दूसरी तरफ पुराण है। पुराण लोक के लिए है, वेद सामने बैठकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। ऐसी इसकी व्यवस्था होती है। परंतु जब हम ये बात करते हैं तो सिद्धांत को जितना हो सके सरल बनाओ ऐसा प्रयास करना पड़ता है। हमेशा इसमें यश प्राप्त होता है ऐसा तो नहीं होता, परंतु ये आज की हमारी व्यवस्था है जिसकी अनेक मर्यादाएं हैं। मधुसूदन जी, जी भाई साहब, आपने एड्रेस किया? नहीं, वो दब गया है एड्रेस। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर M.K. शुक्ला। प्रणाम ताजी। नमस्कार। मेरे मन में एक जिज्ञासा ये आ रही है जी, आपका थोड़ा सा स्थान विशेष। और मैं डॉक्टर मिथिलेश शुक्ला, हाँ। झांसी, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, हाँ जी। आज अगर इस प्रकार के विद्यापीठ की बात की जाएगी तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी? वैलिडिटी समाज में ज्ञान का जो स्थान होना चाहिए वही होगी। ऐसे विद्यापीठ समाज और राज्य का मार्गदर्शन करते हैं, राज्य को बताते हैं कि कैसे राज्य करना चाहिए, और समाज को बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। इस प्रकार से समाज और राज्य दोनों को मार्गदर्शन करने का दायित्व तो विद्यापीठों का है। अभी आज की बात मत करिए, एक पीढ़ी ऐसी शिक्षा ग्रहण करके निकलने दीजिए तो विद्यापीठ के छात्र ही तो राज्य संचालन करते होंगे, विद्यापीठ के छात्र ही तो अर्थार्जन करने के लिए करेंगे, गुरु को समाज में रहेंगे, तो उनको अपनी शिक्षा ही तो मार्गदर्शित करेंगे, और जहां से ये मार्गदर्शन मिला उसका सम्मान का स्थान तो रहेगा। और कौन सी वैलिडिटी होती है उसको? कोई मान्यता का कागज या
ज्ञान संपादन करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्वायत्तता की बात करेंगे ना, तब इस मुद्दे की विस्तार से चर्चा भी करेंगे, परंतु वैलिडिटी व्यवहार में होती है। अगर समाज और राज्य सुसंस्कृत अवस्था को, समृद्ध स्थिति को प्राप्त करता है, तो वही अपने आप में वैलिडिटी है। जी, अभी तो इतना समझ में आता है। आगे स्वायत्तता की चर्चा में हम विस्तार से बात करेंगे। जी, विनोद से जी। ताई नमस्ते, विनोद बोल रहा हूँ पालघर मुंबई जी से। हाँ, जी हाँ। ताई, एक आपने अभी ये बोला कि जो ये गुरुकुल रहता है, इसको राजा नहीं चलाएगा, धनवान नहीं चलाएगा, ट्रस्टी नहीं चलाएगा, इसके अंडर नहीं आएगा, और वो चलाएगा, गुरु चलाएंगे, गुरु ही पूरा देख रेख करेंगे, ठीक है। और योगक्षेम की भी आपने बता दिया कैसे योगक्षेम होगा, ये हो गया। बट इसमें अभी जब ये आपने बोला है, तो इसमें मेरा रोल कैसे आएगा? मतलब अगर मैं कल गुरुकुल खोलता हूँ, तो मेरा रोल कैसे आप डिफाइन करते हैं? गुरु के बिना गुरुकुल नहीं होता, तो आप गुरु बनेंगे तभी गुरुकुल चलाएंगे। अच्छा, देखो, आपको घर चलाना है तो गृहस्थ बनना पड़ता है ना। हाँ, गृहस्थ तो हुए बिना, विवाह किए बिना, गृहस्थ हाँ, की जिम्मेदारी लिए बिना क्या दूसरा कोई चलाएगा? आपका घर तो आप ही चलाएंगे। तो आपको घर बसाना है तो विवाह करना होता है और गृहस्थ बनना होता है। ऐसे गुरुकुल चलाना है तो गुरु बनना है और गुरुकुल चलाना है। आज जो भाषा बोली जाती है ना, मैंने एक बार किसी का फोन आया, अरे मुझे गुरुकुल शुरू करना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप गुरु है क्या? अरे नहीं, तो फिर गुरु के बिना गुरुकुल कैसे होगा? तो कहते गुरु तो हायर कर लेंगे। जो हायर होता है वो गुरु होता है क्या? गुरु कभी हायर नहीं होता, और हायर किया जाता है वो गुरु नहीं होता, और गुरु के बिना गुरुकुल नहीं होता। ये आज की जो व्यवस्था है ना, संचालन की व्यवस्था, उसको हमने इतना गृहित माना है कि उसके बिना तो चल ही नहीं सकता, ऐसा मानते हैं हम। तो आज जो सार्वत्रिक एक धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है, हम गुरुकुल शुरू करेंगे। माने क्या करेंगे? हम व्यवस्थाएं बनाएंगे, पैसा लगाएंगे और गुरु तो आ जाएंगे। वो हायर किए जाते, वो गुरु नहीं होते। सही जो गुरु है वो आपके पास आएगा ही क्यों हायर होने के लिए? और आएगा तो फिर वो गुरु नहीं कहा जाएगा। गुरु का शब्दार्थ भी है बड़ा, वो बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो फिर तो कैसे होगा? इसलिए पहले तो मंदिर, गुरुकुल कौन चला सकता है? गुरु चला सकता है। वो उसका घर है, उसका कुल है, छात्र उसके मानस पुत्र हैं, तो वो तो एक गुरुकुल माने गुरु का घर, गुरु का कुल है ना। तो इस रूप में समझ। तो ताई और लोग आज जुड़ तो सकते हैं ना? अकेला गुरु तो नहीं, अकेला गुरु तो जैसे अगर मैं नहीं, हाँ, एक से अधिक लोग तो होते ही हैं। वो सब शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं। शिक्षक और छात्र, इन दो के बिना और तीसरा तो कोई नहीं होता। घर में जैसे माता पिता और संतानें और भाई बहन, इसके अलावा और कौन होता है? जी, वो तो बताया था लास्ट में। हाँ, एकदम, ये 3 रिलेशन है, इसी से बना हुआ है सब। जी, ठीक है, थोड़ा समझ में आया, ठीक है, समझा। गुरु बनना पड़ेगा। जी। गुरु बनना पड़ेगा। बड़े बनो, गुरु बनने का अर्थ है बड़े बनो। ताई, एक अच्छी बात आपने बोला ना कि एक अगर हम पैसे से अगर नहीं दे पाए, तो एटलीस्ट जो मैंने शिक्षा ग्रहण किया है ना, उसको वापस समाज को वापस दे दे, जो भी मैंने पढ़ा है वापस कर दे। हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो आप ऋषि ऋण से मुक्त ही नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो जो भी ग्रहण किया वापस दे दो समाज को, जो मिला है मुझे। जी। अब मजेदार बात ये है कि जिससे आपको ज्ञान मिला उसको तो वापस नहीं दे सकते, क्योंकि उसको तो उसका कम हुआ ही नहीं है।
वो पैसा अच्छा। कम हो जाता है देने से, ज्ञान देने से तो बढ़ता है, तो आप बढ़ता है। उसको तो वापस दे नहीं सकते, इसलिए और लोगों को दो, और लोगों को ज्ञान दो, बांटो, तभी वो गुरु दक्षिणा होगी एक अर्थ में। तभी आप ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं कि हमारे ज्ञान का उपयोग अपने लिए, दूसरों के लिए और भावी पीढ़ी छात्रों की निर्माण करने के लिए हो, तभी तो ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाएगा, और तभी तो ज्ञान की रक्षा होगी, ज्ञान का संवर्धन होगा और ज्ञाननिष्ठ समाज बनेगा। तो ये पढ़ना माने हम पैसा देकर पढ़ते हैं ना, इसलिए उसकी कीमत नहीं है, इसलिए मुफ्त लेंगे ना, पैसा नहीं देंगे और फिर भी पढ़ाई करेंगे और गुरुकुल के अनुशासन में पलेंगे, बढ़ेंगे, तो फिर विचार और मानस सब बदल जाएगा। अरे अब मैं दिए बिना तो रह नहीं सकता, ऐसा अपने आप होगा। बस एक पीढ़ी निर्माण हो, इतना धीरज रखकर गुरुकुल चलाओ, फिर देखो। जी सर, जी जी, बहुत अभी बहुत समय भी हो गया है। विनोद जी, आप फोन पे भी बात कर लेंगे, विस्तृत जो जानकारी प्रश्न है। कल्याण मंत्र से हम चिंतन सत्र को संपन्न करेंगे। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।